Hello everyone, very good morning to all of you. Myself Sunil Yadav and you are watching me on Camp Space channel. तो देखिएगा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की जो कंटिन्यूड सीरीज हमने चला रखी है, उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके रूल्स बताए थे। आज उन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरीके से होता है, और एक छोटा सा रूल है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने का एक रूल जो कि रह गया था, उस रूल को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिट कन्वर्जन्स की बातें करेंगे। तो चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं क्या है आज के लेक्चर में। देखिएगा सबसे पहले एक रूल बताता हूं, एक जनरल रूल है वो, इफ ए नंबर इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन then all the numbers are significant। तो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। सारे के सारे नंबर्स को हम लोग सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। देखिएगा सपोज जैसे कि मैं बोल रहा हूं, एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा जी, जैसे 1.04 इंटू 10 टू दी पावर कुछ 5 लिख दिया, मान लो सपोज दैट, ऐसा लिख दिया मैंने। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर इसमें आपसे पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आपसे कैलकुलेट कराया जा रहा है यहाँ पर, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर, जितना भी ये नंबर दिख रहा है 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए जितने भी, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर से क्या मतलब होता है, यहाँ पर मतलब ये है कि जब भी कोई साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर कोई नंबर डिनोट किया गया है, उसके अंदर अगर आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया तो आप जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हैं, ये 10 की पावर में जो लिखा है उसको काउंट नहीं करना है, उसके अलावा जो भी नंबर लिखा गया है उसको आप काउंट करके बता देंगे। जो भी दिख रहा है आपको उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके नंबर के अंदर होंगे। अब नेक्स्ट चलता हूं मैं जरा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब के ऊपर। इनके भी कुछ रूल्स हैं। अगर मैं बोलूं तो बोलता हूं रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बातें करता हूं सबसे पहले बेटा जी मैं। रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल से समझेंगे इस बात को। अगर मैं बोलूं कि भैया आपको 13.08 2.06 और 1.1 को ऐड करना है आपको, इन सबको ऐड करना है आपको। अगर ये सब नंबर आपको दिए हुए हैं और इनको बोला गया है ऐड करना है, ऐड अगर मैं कर दूं इनको तो 6 + 8 14 होता है, एक कैरी जाएगा 2 6 और 1, ये कुछ नंबर आएगा हमारे पास, यानी ये रिजल्ट आ गया, ये आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया ये ऐड करने के बाद। लेकिन आपसे पूछेगा कि भाई जो मैंने नंबर्स आपसे ऐड कराए हैं, उन नंबर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिला मुझे, जो आंसर मुझे मिला, उस आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। द क्वेश्चन विल बी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फाइनल आंसर आफ्टर द एडिशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो जब आपसे पूछा जाए बेटा जी, तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो आपने 3 नंबर लिए, ये नंबर और ये वाला नंबर जो आपने लिया है, इसके अंदर द आंसर फिगर विल बी हैविंग significant figures equal to the
इक्वल टू दी लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर present in the numbers which are added। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो आप 3 नंबर का एडिशन मैंने आपको करके दिखाया, अगर आप 3 नंबर का एडिशन कर रहे हैं उनमें से सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उन तीनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। जरा देखो, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 4 दिख रहे होंगे आपको, इसके अंदर 3 दिख रहे होंगे, इसके अंदर 2 दिख रहे होंगे। तो बेटा जी सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है? ये सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर है। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा उसके अंदर भी आपको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर मिलने वाले हैं। यानी फाइनल रिजल्ट के अंदर भी आप क्या करेंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही लिखेंगे। यानी आपका आंसर जो होगा वो 16 फाइनल आंसर होगा। 16 विल बी द आंसर विद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी जितने सिग्निफिकेंट फिगर आपने जो भी नंबर ऐड किए उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, उतना ही आपका फाइनल आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर दैट सेम सिग्निफिकेंट फिगर विल बी प्रेजेंट इन द फाइनल आंसर और फाइनल रिजल्ट। अब ये कहानी तो हमने लिखी, हमने ये कहानी तो पढ़ी है एडिशन के लिए। अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी यही सेम रूल फॉलो करेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम ही रूल होता है। यानी सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे तब भी आपको क्या देखना होगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे जो आपने नंबर सब्ट्रैक्ट के ऐड किए, उतना ही लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जितने थे उसके इक्वल ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको फाइनल आंसर यानी रिजल्ट के अंदर आपको मिलने वाले हैं। इज इट ओके? अगर ये बातें आपको समझ आई है तो देखिए बेटा जी, जरा मैं नेक्स्ट रूल बताता हूं, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट इज द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ जाए, उसके बाद आपसे पूछा जाए फाइनल आंसर जो आएगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको दिखने वाली है। मान लो 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 4.08, ऐसा कुछ नंबर लिखा है आपके पास। जो आपके पास फाइनल आंसर होगा, जो भी कुछ भी नंबर आएगा आपके पास, वो फाइनल आंसर जो होगा, पहले आपको देखना है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं बेटा जी? 3। तो आपको देखना ये है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे पास। लीस्ट कौन सा है? ये वाला, यानी 2 हमारे पास लीस्ट है। बाकी दोनों में 3-3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन एक के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल रिजल्ट विल बी, फाइनल रिजल्ट विल बी हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फाइनल रिजल्ट के अंदर भी कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिलने वाले हैं। तो फाइनल रिजल्ट आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी एक तरीके से मैं कहूं कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब के अंदर क्या करना है? आपको एक ही तरीके का रूल फॉलो करना है कि जब आप किसी भी चीज को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस समय आप क्या देखेंगे कि जितने भी नंबर्स आप ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट जो भी कर रहे हैं, उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जितना भी होगा वही आपका फाइनल रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर भी होगा। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये बातें आपको क्लियर है, ये बातें आपको समझ आ रही हैं, तो बेटा जी देखिएगा मैं नेक्स्ट पार्ट पर चलता हूं। और जो कि हमारा क्या है नेक्स्ट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, क्योंकि इससे जो आगे नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, अगर ये कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, किसी को समझ नहीं आती ये बात, तो क्या होता है कि वो लोग एक यूनिट जो
जो दे रखी है उसमें तो आप आंसर निकाल देंगे, अगर यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आप वहां पर परेशानी क्रिएट हो जाती है, और उसका नाम हम लोग अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग होता है। या तो उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, या इसी को हम लोग यूनिट कन्वर्जन भी कह देते हैं बेटा जी। यूनिट कन्वर्जन भी कहा जाता है इसको, या फिर इसको डायमेंशनल एनालिसिस भी कहा जाता है। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि बेटा जी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बारी, तो बहुत बारी क्वेश्चंस के अंदर कुछ अलग यूनिट के टर्म्स में आंसर आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन आपके पास जो वैल्यूज दी होती है वो कुछ अलग यूनिट्स में रखी होती हैं, तो वहां पर आपको कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब तक आप कन्वर्जन नहीं करेंगे तब तक आपका फाइनल रिजल्ट, जो आप डिजायर्ड रिजल्ट आप चाहते हो, डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा, और डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर क्वेश्चन को वैलिड यानी कंप्लीट आंसर उसका नहीं माना जाता है, नहीं क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है, क्वेश्चन आपका अधूरा माना जाता है। अब देखिएगा मैं इन सब चीजों को एग्जांपल से समझाने वाला हूं। कैसे? जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, कन्वर्ट 5 इंचेस इंटू सेंटीमीटर, देखिएगा जैसे कि हम लोग, एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1 इंच के अंदर 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें कन्वर्ट क्या करना है, 5 इंच को कन्वर्ट करना है, 5 इंचेस को। देखिए सपोज दैट एक बहुत ही इजी सा तरीका बताता हूं बेटा जी मैं आपको। एक बहुत ही इजी तरीका क्या है, जैसे मान लो 5 इंचेस को क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दूं, तो भी बेटा ये 5 इंच ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। अगर ये 5 इंच ही रहता है तो सपोज दैट मेरे को ये बात पता ही है कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब हमें फाइनल रिजल्ट में चाहिए क्या, सेंटीमीटर चाहिए हमें, यानी इंच कट जाना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर मैं इसी चीज को कुछ ऐसा लिख दूं तो 1 इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन इंच लिख दो इसको, या 1 इंच लिख दो इसको, तो गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। यानी 1 की जो वैल्यू है ये आ गई हमारे पास, 1 की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर 1 की ये वैल्यू आ गई, इस 1 की जो वैल्यू है उसको मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट अगर कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, 5 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। इंच से इंच कट जाएगा यहां पर, और आपके पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फाइनल रिजल्ट होगा जो कि सेंटीमीटर में आपका आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीका है ये। कुछ लोग अलग तरीके से बताएंगे, कुछ अलग बुक्स होती है, सबका अलग अलग मेथड हो सकता है, लेकिन मैं आपको इजीएस्ट वे बता रहा हूं। इजीएस्ट वे में आप कैसे किसी यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। आप यूनिट कन्वर्जन या डायमेंशनल एनालिसिस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं, एक और एग्जांपल के बारे में डिस्कस करता हूं मैं आपसे। एक और इजी एग्जांपल है काफी। सेकंड एग्जांपल की बातें मैं करता हूं। मैं बोलता हूं कि आप 2 लीटर ऑफ मिल्क को 2 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिएगा। कन्वर्ट 2 लीटर ऑफ मिल्क टू सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिएगा बेटा जी, एक सिंपल सी बात मैंने आपको पहले भी बताई ये बातें, और दोबारा भी बता रहा हूं आज, कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सबसे पहली बात तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml के बराबर भी होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। आप अगर आपसे डेसीमीटर क्यूब में करा ले तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी के बराबर भी होता है। सीसी का मतलब शॉर्ट फॉर्म सेंटीमीटर क्यूब ही होती है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर इसी को आप ऐसा लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं है, सीसी भी लिख दिया जाता है सेंटीमीटर क्यूब को। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है 2 लीटर को किसमें, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, सबसे पहले देखिएगा हमें एक बात पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है बेटा जी, बिल्कुल पता है हमें।
अगर हमें कन्वर्ट करना है 2 लीटर को, तो 2 लीटर वही मैं कह रहा हूँ कि 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो 2 लीटर ही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ता नहीं किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने पर। अगर इसकी मैं 1 की वैल्यू निकाल लूं तो 1 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर बन जाता है कि नहीं बन जाता, बोलो। अगर ये वैल्यू आ गई 1 की मेरी, और 1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ला करके, तो क्या हो जाएगा 2 लीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर आ जाएगा। 1 लीटर से लीटर कट जाएगा, और 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 2000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द फाइनल आंसर। तो हो गया ये कन्वर्ट इजीली कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया बेटा जी, बोलेंगे जल्दी से सब लोग। अगर ये बातें क्लियर हुई है तो एक बहुत ही और अच्छा एग्जांपल बताता हूं, यानी एक ये तो सिंगल स्टेप में कन्वर्ट किया आपने, एक से ज्यादा स्टेप अगर कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल है। अगर मान लीजिएगा सपोज दैट थर्ड मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको 5 डेज को कन्वर्ट 5 डेज इंटू सेकेंड्स बोल दिया जाए आपको, 5 डेज इंटू सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, 5 दिनों को आपको सेकेंड में बदलना है। तो कैसे करेंगे आप लोग, देखिएगा। सबसे पहले हमें पता है एक बात, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होती है, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होती हैं। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये तो सब लोग जानते हैं, बहुत इजी सी बातें हैं, आप सब डे टू डे लाइफ में सुनते हैं इस बात के बारे में। तो 5 डे, सबसे पहले हमें 5 डे को कन्वर्ट करना है। 5 डे को कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 5 डे को 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 डे ही रहता है वो। तो अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो देखिएगा, इसको मैं 1 डे, इसको 1 वैल्यू निकालू इसकी, तो 24 आवर्स अपॉन 1 डे, इसको कैसा लिख सकता हूं मैं, 5 डे इंटू 24 आवर्स अपॉन 1 डे। उसके बाद हम इसको फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही चीज रहेगी। तो 1 की जगह में क्या रख दो, क्या 1 इज इक्वल टू 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर लिख देता हूं यहां पर। तो 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर लिख देता हूं। उसके बाद देखिए फिर से 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 सेकेंड्स अपॉन 1 मिनट आ जाएगा बेटा जी क्यू। अब फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 60 सेकेंड्स अपॉन 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखिएगा बहुत इजी सा तरीका हो गया, डे से डे कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली बचा क्या, सेकेंड्स। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, आंसर आएगा आपके पास कुछ ऐसा, 5 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, और ये आंसर किसमें होगा, सेकेंड्स के अंदर आंसर होगा। इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी यूनिट कन्वर्जन हो गया है डे से और सेकंड के अंदर। इजीएस्ट वे है, इजीएस्ट वे से आप कर सकते हैं इजीली। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया यूनिट कन्वर्जन करने का। उसके अलावा लीटर, एमएल सब यूनिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई रखी हैं, उससे आप लास्ट वीडियोस आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उनसे आपको क्या पता लग जाएगा कि जो लीटर है वो एमएल के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, मीटर क्यूब के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये सब डेसीमीटर क्यूब के साथ कैसे कनेक्टेड है, वो सब बातें आपको लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपसे डिस्कस की थी, वहां से आप देख सकते हैं। दोबारा से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अभी देखिएगा, हमने यूनिट कन्वर्जन्स के कुछ एग्जांपल्स लेके मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में बात करने जा रहा हूं। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उनको हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी जब भी हमारे पास कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो उन लॉज के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, वो लॉज गवर्न करते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, वो लॉज हमें ये बात समझाते हैं। जरा देखिएगा क्या लॉ है वो। उनको हम लोग क्या कहते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं हम लोग, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या समझते हैं बेटा जी? जब भी कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो वो इन लॉज के अकॉर्डिंग होता है। ये लॉज बताते हैं कि कैसे कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, और कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो वो गवर्न कौन कर रहा है उस कंपाउंड फॉर्मेशन को, किसके अकॉर्डिंग, किस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, सबसे पहला लॉ आ जाता है हमारे पास। ये क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन कहती है इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि कहने का मतलब क्या है? ना तो आप मास बना सकते हैं, ना आप मास क्रिएट कर सकते हैं, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही आप उस मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सपोज दैट कोई रिएक्शन है जो ए से कुछ बी बनता है, उस रिएक्शन के अंदर ए गिव्स बी एक रिएक्शन लिखी हुई है। अब सपोज दैट आपने 10 किलोग्राम रिएक्टेंट लिया। रिएक्टेंट कितना लिया आपने? 10 किलोग्राम लिया। जब रिएक्शन क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी होगी, तो उस टाइम पर बेटा जी क्या होगा? ये 10 किलोग्राम का 10 किलोग्राम है जो रिएक्टेंट आपने लिया था, वो कंप्लीट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। यानी अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बोलूं तो हमेशा क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट का आपने मास लिया था वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी उतना ही मास प्रोडक्ट का भी बन जाता है जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अगर वो रिएक्शन कंप्लीट भी नहीं होती, अगर 50% भी कंज्यूम हो गया रिएक्टेंट, तो 50% जितना भी कंज्यूम हुआ उतना वो प्रोडक्ट बना देता है। यानी कि मास जितना रिएक्टेंट का कंज्यूम हुआ उतना वो प्रोडक्ट जनरेट कर देता है, प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकंड लॉ के ऊपर चलते हैं हम लोग। सेकंड लॉ बहुत इजी सा ही है, बहुत मजेदार लॉ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। जरा देखिए क्या कहता है वो। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। अब ये लॉ कहता क्या है? सबसे पहली बात तो किसी भी लॉ की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट when a compound is formed, it always have exactly the same proportion of elements by weight। क्या कहता है कि अगर कोई कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड की बात कर ले हम लोग, वो कंपाउंड कहीं से भी, किसी भी प्रोसेस, किसी भी रिएक्शन, किसी भी मेथड से जनरेट क्यों ना हुआ हो, लेकिन उसके अंदर अगर हम मास का रेशो देखें, वेट का रेशो देखें, जिन कंपाउंड, जिन एलिमेंट से मिलकर के वो बना है, तो बेटा जी वो रेशो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, फिक्स्ड रेशो रहता है। जैसे कि सपोज दैट अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कैसा एग्जांपल? एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, आप जानते हैं उसको, H2O, जिसको आप क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। देखिएगा बेटा जी, अब ये वाटर क्या 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 हो सकता है? वाटर आप बिस्लरी का वाटर भी ले सकते हैं, वाटर आप हिमालय का पानी भी ले सकते हैं, वाटर आप रिवर वाटर भी ले सकते हैं, वाटर आप ओशियन वाटर भी ले सकते हैं, वाटर आप रेफ्रिजरेटेड वाटर भी ले सकते हैं।
फ्रिज वाटर लिख देता हूं सिंपल सा। वाटर आप सपोज दैट ड्रेनेज का पानी भी ले सकते हैं, यानी देयर आर सो मेनी वेज और so many areas, so many ways from which we can get water। लेकिन बेटा जी आप वाटर बहुत सारे तरीके से जनरेट कर सकते हैं। सपोज दैट मैं लिख देता हूं यहां पर H2 प्लस O2 मिलकर के पानी बन जाता है, H2 बन जाता है। फ्यूल सेल्स के अंदर बन जाता है। फ्यूल सेल्स होते हैं ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर वाटर जनरेट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसका फ्यूल होता है और वहां से वाटर जनरेट करता है। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि आप पानी यानी कि कोई भी एक कंपाउंड आप कितने भी मेथड से क्यों ना लेकर के आते हो, कोई भी रास्ता क्यों ना चूज किया हो आपने उसको अचीव करने के लिए, उसको बनाने के लिए, लेकिन बेटा जी एक बात सुनना जरा, H2O अगर मैं बोलूं H2 का मास कितना है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, दो H2 का मास, दो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम हो जाएगा। इनका रेशो निकालूं अगर मैं तो 16 होता है ऑक्सीजन का मास 16। अगर इनका रेशो निकाला जाए तो 1:8 आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप वाटर, बिस्लरी का वाटर ले, आप हिमालय का वाटर ले, आप रिवर वाटर ले, आप ओशियन वाटर ले, आप फ्रिज वाटर ले, रेफ्रिजरेटरी वाटर ले, आप ड्रेनेज का पानी ले, आप H2 प्लस O2 मिलाकर के पानी बनाए, आप फ्यूल सेल से बनने वाला पानी लाए, आप कोई भी कहीं से भी वाटर आप कलेक्ट क्यों ना कर ले, लेकिन H2O में जो H2 जो बनेगा, पानी जो बनेगा, कहीं से भी आपने वाटर जो बनाया उसके अंदर जो ये वेट का जो रेशो होगा 1:8, ये हमेशा 1:8 ही रहने वाला है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसी को हम लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन कहते हैं। इसी को एक और नाम भी दिया जाता है, इसी का एक दूसरा नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है बेटा जी इनको, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी इसको कह दिया जाता है। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी यानी पानी को कहीं से भी क्यों ना बनाए, वो हमेशा क्या रहेगा 1:8 के रेशो में उनका वेट हमेशा फिक्स रहेगा। तो क्या करना है हमें, यही डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ है, ये डेफिनेट या डेफिनेट प्रोपोर्शन या डेफिनेट कंपोजिशन का लॉ हम इसको कहते हैं। और बहुत ही सिंपल सा लॉ है, लेकिन बच्चों को क्या होता है, अगर आप इसको क्लियरली अभी नहीं समझेंगे तो बाद में आपको थोड़ी परेशानियां क्रिएट करेगा, क्योंकि ये लॉज कई बार क्या कर देता है, वो कहता है प्रूव करके दिखा दीजिए जरा इस इक्वेशन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर ये लॉ किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो वहां पर आप इसको अगर आप जानते हैं, इसकी वास्तव में आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो आप इजीली उसको प्रूव कर सकते हैं। इजीली आप उसको मुझे एक्सप्लेन भी कर देंगे, किसी को भी जो भी आपसे पूछेंगे उनसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको आप आसानी से उसको एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पीछे का नहीं पता है तो आपको परेशानियां होंगी, थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस कर पड़ेंगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि डेली का काम आप डेली करिएगा, डेली होमवर्क जो भी है, यानी जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चंस ले सकते हैं कहीं से भी, एनसीईआरटी से या कहीं से भी, वो क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखिएगा। और क्वेश्चन जब आप ट्राई करके देख लेंगे तो उसके बाद आप जो भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिएगा। आप ऐसा भी डाल सकते हैं कि सर एनसीईआरटी दिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर दिस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप वहां पर ऐसा लिख देंगे तो वहां से भी हम लोग आपको रिप्लाई करते हैं, क्योंकि बुक्स हमारे पास होती हैं, उन बुक से हम देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, तो हम इजीली आपको रिप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो भी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया उसको सारे को आप इजीली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फ्रूटफुल स्टडी करने की कोशिश करेंगे और सारी चीजों को इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इजी वे में ही आप पढ़िएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं, चीजों को क्लियर कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। लेकिन पेशेंस रखेंगे और सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और बाकी सब लोगों को भी जोड़ते रहिए, जिनको जरूरत है उनको बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, ताकि आप जब वीडियो अपलोड हो, जब वीडियो आपके पास आए, जब भी आपके पास वीडियो पहुंचेगी तो उसी टाइम पर, सेम टाइम पर आपके पास मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आप जब चाहे अपना मन करे तब आप उस समय
उसको वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को, ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ना हो, क्योंकि डेली की अगर आधे घंटे की वीडियो है तो आप डेली की आधे घंटे की वीडियो अगर डेली देख लेंगे तो आपके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और बर्डन क्रिएट नहीं होगा। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हेल्दी रहिए, अपने अपने घर पर शांति से रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।